मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों, हमारे देश में जो एक लगातार आज़ादी के बाद एक प्रथा चलती हुई चली जा रही है कि अमीर अमीर होते हुए चले जा रहे हैं और गरीब जो लोग हैं वो गरीब होते चला जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, इसको समझने की कोशिश आज की जाएगी दोस्तों इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, क्या हो रहा है लगातार कि हमारे देश में कोई सिस्टम ही नहीं है कि गरीबों को किस तरह से डेवलप किया जाए, उनको समाज के मूल धारा से कैसे जोड़ा जाए, इस चीज़ का कोई सिस्टम ही अभी तक बना ही नहीं। भले ही आज़ादी के 70 साल हो गए, लेकिन इस चीज़ पे चर्चा करने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया कि गरीबों को कैसे उठाया जाए और उनको समाज के मूल धारा में कैसे जोड़ा जाए। जो गरीबों तक सुविधाएं पहुंचाने की एक पूरी पाइपलाइन है हमारे देश के अंदर, उसकी जर्जरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर प्रधानमंत्री कोष से 1000 रुपये भेजा जाता है, 100 लोगों को 1000 रुपये भेजा जाता है, तो उसमें से 10 से 12 लोगों तक ही सुविधा मुहैया हो पाती है। तो इससे आप इस जर्जरता का अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो पाइपलाइन बिछाई गई है गरीबों तक पहुंचाने के लिए सुविधाएं, वो कितनी ज़्यादा जर्जर है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, ये समझने वाली बात है और इसको समझेंगे हम लोग आज इस वीडियो के अंदर। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ये है कि जो हमारे देश का चलने का सिस्टम है वो कुछ पूंजीपतियों द्वारा के लिए ही बनाया गया है, उन्हीं द्वारा बनाया गया है, उन्हीं के लिए बनाया गया है, जिसमें गरीब और मजदूर लोगों की कहीं जगह ही नहीं है। जो पूरा सिस्टम वर्क करता है हमारे देश के अंदर, उसमें लगभग 80 से 90 करोड़ लोग जो हैं उस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। उसमें रह जाते हैं केवल कुछ मिडिल क्लास के लोग और बहुत सारे पूंजीपति लोग, जो कि पूरे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और अपने लाभ के अनुसार पूरा काम देखते हैं दोस्तों। तो ये एक जो सिस्टम पूरा अभी तक लगातार चलता हुआ चला आ रहा है, जिसको ब्रेक करने की ज़रूरत है, जिसको तोड़ने की ज़रूरत है और एक नए सिस्टम का निर्माण करने की ज़रूरत है। लेकिन हर सरकार इसमें विफल होती हुई दिख रही है। इसी का एक कारण ये है कि जो गरीब लोग हैं वो लगातार गरीब होते हुए चले जा रहे हैं और जो अमीर लोग हैं वो लगातार अमीर होते चले जा रहे हैं। तो हमें इस बात को समझनी होगी, इस गहराई को समझना होगा कि कैसे जो अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है उसको कैसे भरा जाए, इस खाई को कैसे भरा जाए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बात को हम लोग को दोस्तों सोचना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आज शिवम भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ये सब बातें क्यों कर रहे हैं लगातार। दोस्तों, बात करने की ज़रूरत है और बात मुझे लगता है कि देश के हर एक नागरिक को इस विषय पे बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बनता चला जा रहा है देश के अंदर कि अगर अब इस पे बात नहीं की जाएगी तो आगे चल के ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी और जो अमीर और गरीब के बीच में खाई है वो खाई बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सिविल वार की नौबत आ सकती है। तो इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब किसान लोग लोन लेते हैं 50,000 रुपये, लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो उनके लोन की भरपाई के लिए बैंक हर हथकंडा लगा लेती है और उस पैसे को ज़रूर से ज़रूर वसूल लेती है। किसी भी तरह के करके उस पैसे को जो बैंक होती है उसे ज़रूर वसूल लेती है किसानों द्वारा। लेकिन जब यही लोन पूंजीपतियों द्वारा लिया जाता है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स कंपनियों द्वारा लिया जाता है, तो बैंक कुछ भी कर ले वो पैसा उनको वापस नहीं आ पाता है। तो इसी सिलसिले में जो RTI से अभी एक खबर निकल के सामने आई है, RBI ने जो एक सूची जारी की है 50 डिफ़ाल्टर्स जो हमारे देश में हैं, बैंक डिफ़ाल्टर्स, उनकी जो सूची जारी की गई है उसमें क्या किया गया है दोस्तों, उसमें 68,707 करोड़ रुपए के आसपास इतना पैसा माफ़ कर दिया लोगों का, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया। कि मतलब अब ये पैसे वसूली नहीं किए जाएंगे, ये पैसे जो हैं उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया, वो पैसे पूरे वसूली नहीं किए जाएंगे। तो वो पैसा किसका था दोस्तों, वो पैसा किन लोगों का था? वो पैसा गरीब मजदूर किसान लोगों का था, जो हम लोग बैंकों में जमा किए थे, जो वो पूंजीपति लोग उस बैंक के पैसे को लिए, अब वो माफ़ कर दिया गया एक तरह से। तो आप थोड़ा सा सिस्टम समझ लीजिए इस चीज़ का, ये सिस्टम कैसे चल रहा है और ये सिस्टम लगातार कैसे ऑपरेट कर रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ये सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता था कि पहले क्या होता था कि जो कंपनियां होती हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं, वो पहले बैंक से लोन लेती थी अपनी कंपनी चलाने के लिए। तो बैंक से लोन लेती थी, वो पैसा कहीं इधर उधर इन्वेस्ट करती थी, अपनी कंपनी में नहीं लगाती थी और अंत में क्या होता था कि कंपनी को दिवालिया घोषित कर देती थी।
तो कंपनी जब दिवालिया घोषित हो जाती थी तो उससे पैसा जो रिकवरी का पैसा होता था वो फिर नहीं हो पाता था, वो एक बहुत बड़ी मुश्किल कड़ी हो जाती थी। तो दोस्तों 2016 में एक एक्ट लाया गया इसी सब चीज़ों को देखते हुए। एक्ट का नाम था नेशनल कंपनी लॉ टर्मिनल, मतलब NCLT। तो NCLT जो एक्ट लाया गया, अब देखिए अभी तक कंपनियां क्या होती थी, दिवालिया होती थी तो बैंक को रिकवरी पैसा करने में बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन जो एक नया सिस्टम बनाया गया, इस सिस्टम के ज़रिए क्या हो रहा है इसको ज़रा आप समझिए। अब सिस्टम के ज़रिए क्या होता था कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो बैंक से लोन ली, और बैंक से जब लोन ली उसके बाद क्या हुआ कि वो लोन अदा नहीं कर पाई और कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। फिर उसके बाद वो कंपनी कहाँ जाएगी, NCLT में जाएगी कंपनी, वहाँ पे उस कंपनी की बोली लगाई जाएगी। उस कंपनी को फिर जो कंपनी खरीदेंगी या फिर जो लोग खरीदेंगे वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उस कंपनी को ऑपरेट करेंगे। वो लोग चाहें तो फिर दोबारा लोन ले सकते हैं उसी कंपनी के बिहाफ पे, कि जो कंपनी एक बार लोन दी, जिस कंपनी को एक बार लोन दिया गया वो कंपनी दिवालिया हो चुकी है, वही कंपनी दोबारा फिर से लोन ले सकती है। और फिर से बहुत बार ऐसा हुआ भी कि फिर से वो दिवालिया हो जाती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो लगातार NPA देश का है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसको कहते हैं, कि ऐसा पैसा जिससे ना तो ब्याज आ रहा है ना तो वो पैसा रिकवरी होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, जिसकी अभी जो संख्या है वो 11 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है दोस्तों, 11 लाख करोड़ के आसपास। तो इसका कारण क्या है, ये जो पूरा पैसा गरीबों का है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास चला जाता है, और उसके बाद इसको भुगतना किसको पड़ता है, छोटे गरीब मजदूर किसानों को। अब किसानों का छोटा मोटा लोन रहता है, उसके लिए पूरी सरकार जो रहती है उस लोन को माफ़ करने में इनके बहुत समस्या होती है। लेकिन पूंजीपतियों का जो लोन होता है उसे ये बिल्कुल माफ़ कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी पसंदन में एक थोड़ी छोटी सी बात और कर लेता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही JNU की फ़ीस बढ़ी थी, थोड़ी सी फ़ीस बढ़ी थी। JNU के जो स्टूडेंट थे वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए, इसलिए प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए, उन लोग को फ़ीस देने में तकलीफ़ हो रही थी। तब ये सरकार इस चीज़ को नहीं सोच पाई। तब सरकार को सभी लोगों को ये दिखाई दे रहा था कि भाई हमारे टैक्स से पैसे चल रहा है, वो फ्री में नहीं चलेगा, सरकार को इससे रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। तो वो जो पैसा वहाँ से आया वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा ऐसे पूंजीपति होते हैं जो लेके बैठ जाते हैं और सरकार को एक तरह से आईना दिखा देते हैं। तो इस पूरे सिस्टम का आप इन जो पूरी चीज़ें हैं इसका पूरा आप एक जो ढांचा है उसको समझ लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है लगातार, और लगातार इन्हीं जो उद्योगपति हैं इनके कर्ज क्यों माफ़ किए जाते हैं, किसानों के कर्ज माफ़ करने में इतनी आनाकानी क्यों होती है, स्टूडेंट्स लोन अगर ले रहा है तो उसको चुकाना ही पड़ेगा, वो कैसे भी करके चुकाए। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, पूंजीपतियों के लोन वापसी क्यों नहीं हो रहे हैं, इसको आप समझिए दोस्तों। एक बहुत सीधी सी बात है, अगर वो किसान का लोन माफ़ करेंगे तो किसान तो उनको इलेक्शन में फंडिंग नहीं करेगा, सीधी सी बात है। स्टूडेंट का लोन माफ़ करेंगे तो स्टूडेंट उन्हें इलेक्शन में फंडिंग नहीं करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं, उद्योगपति हैं, अगर उनके वो लोन माफ़ कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं इलेक्शन में फंडिंग करेगा। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं वो निकल के सामने आई हैं जिनका लोन माफ़ किया गया है लगातार। तो इसमें जो टॉप पे कंपनी है वो है मेहुल चौकसी की गीतांजलि, जिसका 5,492 करोड़ रुपए इसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। और 9वें नंबर पे विजय माल्या की किंगफिशर है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, लगभग 50 कंपनियां ऐसे हैं, 50 डिफ़ाल्टर हैं। लेकिन एक दो चर्चा की विषय इस समय पे चल रही है, वो चल रही है सूची सोया इंडस्ट्री लिमिटेड। सूची सोया इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसको अभी कुछ दिन पहले 4,000 करोड़ की उसकी बोली लगी थी नीलामी के बाद, जिसमें अडानी ग्रुप सबसे आगे चल रहा था। उसके बाद इसको पतंजलि ग्रुप ने ख़रीदा, पतंजलि ने इसको ख़रीद लिया। तो उसके बाद इस पे लोन था लगभग 9,000 करोड़ रुपए का। तो 9,000 करोड़ रुपए का लोन की रिकवरी करनी थी इस कंपनी के द्वारा। पतंजलि कंपनी अब इसका ऑनर हो, पतंजलि इसका ऑनर हो गया है, और 9,000 करोड़ रुपए की इसकी रिकवरी करनी थी। लेकिन दोस्तों इसमें 2,212 करोड़ रुपए का इसका लोन जो था उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया है।
तो ये एक समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो शुचि सोया कंपनी थी वो तो अब पतंजलि के अंडर आ गई थी और पतंजलि एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो ऐसे कंपनी का लोन माफ़ करना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक दायरे से हट के बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं अगर कहीं जब इलेक्शन होगा, कहीं चुनाव होगा, तो कुछ ना कुछ इसमें राजनीतिक फ़ायदा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो चर्चा का विषय भी आजकल ये चल रहा है, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लें। लेकिन मुद्दा दोस्तों कहीं ना कहीं आके फिर वहीं पे ठहर जाता है कि इतने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके अगर लोन माफ़ किए जा सकते हैं तो किसानों के लोन क्यों नहीं माफ़ किए जाते, स्टूडेंट्स की फ़ीस माफ़ क्यों नहीं की जा सकती। मेरा मानना ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सब बिल्कुल टोटल फ्री की जा सकती हैं और ज़्यादा उसमें खर्च भी नहीं आएगा। लगभग 400-500 या फिर 1000 करोड़ रुपए तक खर्च आ जाएगा। उसके बाद ये टोटल जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया के अंदर हैं वो सारी फ्री हो जाएंगी। तो ये सारा पैसा मेरा मानना है कि जो रिटर्न ऑफ किया जा रहा है इन उद्योगपतियों का, कॉरपोरेट्स का, इसके ज़रिए अगर हम एजुकेशन पे बढ़ावा दें, ये पैसा एजुकेशन पे लगाएं, ये पैसा हम हेल्थ केयर पे लगाएं, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा आम जनता को मिल सकता है। लेकिन बात फिर वहीं पे आके अटक जाती है कि अगर ये पैसा इन लोगों को नहीं माफ़ करेंगे तो फिर इनको फंडिंग कौन करेगा इलेक्शन में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है दोस्तों, उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह किसी और फिर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।